Through this video, I will explain the important point chapters wise for the ISC board account paper that will on 20 February 2026। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर्स है सेकंड पार्ट बी पार्ट का बी सेक्शन का कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और MCQ क्वेश्चंस भी 1 नंबर का आ सकता है। इसमें बच्चे डरे रहते हैं कि कैश फ्लो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कैश फ्लो की मार्किंग बहुत ज़्यादा इजी है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिक में ऑलरेडी बता चुके हैं हम। आज हम आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। सबसे पहला पॉइंट ये आता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, दिस डिविडेंड is given in addition informations as a contingency liabilities। प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो अप्रूव अभी जनरल मीटिंग में नहीं हुआ है। इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल प्रीवियस ईयर का लेते हैं, ऊपर हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं और हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इसको माइनस करते हैं। बच्चे गलती कर जाते हैं करंट ईयर प्रीवियस ईयर, इसमें केवल प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लिया जाता है। ऊपर हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, जब निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम इसको माइनस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशंस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसका पहले प्लेसमेंट देखेंगे, ये कहाँ दिया हुआ है। ये केवल शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन है करेंट लायबिलिटीज में। जब ये एडिशन इंफॉर्मेशन में गिवन है, व्हेन इट इज गिवन ओनली एडिशन इंफॉर्मेशंस। तीसरी कंडीशंस, जब ये ऊपर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन है और नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन है, इसमें हम करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, और लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आफ्टर वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे जब ये केवल शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन है। करंट ईयर ऐड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम माइनस करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, आफ्टर एडजस्टिंग वर्किंग कैपिटल। इन दोनों केस में हमें अकाउंट नहीं बनाना है। अब तीसरा केस है, जब आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी गिवन है और नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में भी गिवन है, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो टैक्स पेड हो सकती है या टैक्स मेड हो सकती है। बस अकाउंट बनाने का पर्पज ये है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर गिवन है क्वेश्चन में मेड, तो हमें पेड निकालना है, और पेड गिवन है तो मेड निकालना है। बिना अकाउंट निकाले ये नहीं बनना है, और हमारा वर्किंग नोट में भी एग्जामिनर इसको मांगता है। तो हमें अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। इसमें कैसे बनाएंगे अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर का हम क्रेडिट साइड में ले लेंगे बाय बैलेंस, और करेंट ईयर का जो बैलेंस है, करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इसको डेबिट साइड में ले लेंगे क्लोजिंग बैलेंस के रूप में। टैक्स पेड है, अगर एडिशन इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड के बने, इफ द टैक्स इज पेड, इसको डेबिट में करेंगे, डेबिट में टू बैंक के नाम से दिखा देंगे तो मेड निकल आएगा। और बाय द वे का मेड लिखा हुआ है तो बाय पेंडल दिखाएंगे। तो अकाउंट में या तो पेड दिया होगा या मेड दिया होगा। पेड दिया है तो डेबिट में पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड में जो बैलेंस शीट फिगर आएगी वो मेड आएगी। इसको हम प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाते समय इसको ऐड करेंगे और प्रोविडेंट फंड जो टैक्स पेड है उसको आफ्टर वर्किंग कैपिटल माइनस करें। तो तीसरी कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आने की पॉसिबिलिटी है कि हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स क्यों बनाएंगे? पेड या मेड निकल, बस पेड निकल आया तो हम आफ्टर वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे, और अगर आपका कहते हैं मेड है तो हम इसको प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है इशू ऑफ शेयर्स एट पर प्रीमियम। इशू और शेयर एट पर प्रीमियम और एट पर डिस्काउंट। शेयर्स इशू ऑफ शेयर एट पर प्रीमियम और डिस्काउंट। जब हम शेयर इशू करते हैं, पिछले साल 1 लाख के से इस साल 1,20,000 के हमने शेयर इशू करा। जब हमने शेयर इशू करा है तो 20,000 हमारे फाइनेंस एक्टिविटी में आ गए। अब ये 20,000 1 लाख से 1,20,000 हो गए, तो 20,000 जो शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है, 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम है, तो 10% जब प्रीमियम है तो हम 10% निकाला, 2,000 आया। 20,000 का 10% 2,000। तो जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसमें तो हम 22,000 दिखाएंगे। इशू ऑफ शेयर्स एट पर प्रीमियम 20 + 2 22,000। अब इस 2,000 को हम देखेंगे, अगर 2,000 को देखेंगे तो इसमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट बढ़ रही है, ऑलरेडी के बने बढ़ रही है 2,000 से, तो उसको किसी भी जगह नहीं दिखाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं नहीं दिखाना है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट बढ़ रही है। ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है और इंक्रीज हो रही है। और लेकिन अगर नहीं बढ़ रही है या गिवन नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम रियल सरप्लस में, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को, जो प्रीमियम इशूड पर प्रीमियम है, इसको हम एडजस्टमेंट में ले लेंगे, माइनस कर देंगे इशू से एट पर प्रीमियम। ओके। अब भाई दी भाई यही शेयर्स हमने डिस्काउंट पे इशू करे होते हैं, डिस्काउंट पे इशू करा है, नो प्रॉब्लम। 20,000 10% डिस्काउंट पे इशू करा है, तो 2,000 कम करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 18,000 दिखाएंगे, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। और 2,000 को हम एडजस्टमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट में हम इसको प्लस कर देंगे, जो कि हमने राइट ऑफ कर रखा है। ओके। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रीमियम वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमने डिवेंचर इशू करा है, डिवेंचर को इशू करा है प्रीमियम पे, तो सेम ट्रीटमेंट है। डिवेंचर्स पे अगर इशू करा है तो सेम ट्रीटमेंट है, और अगर डिस्काउंट पे इशू करा है तब भी सेम ट्रीटमेंट है। बस ये ध्यान रखना, जो शेयर हमने डिस्काउंट पे इशू करा है उसका ट्रीटमेंट डिवेंचर के साथ लगाते हैं। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं तो शेयर केवल प्रीमियम पे इशू होते हैं, पार पे होते हैं। जो शेयर्स डिस्काउंट पे अभी बोला है उसको शेयर की जगह डिवेंचर्स मानेंगे। ओके। तो डिवेंचर को लेसर अमाउंट 18,000 से ले लेंगे और ऊपर डिस्काउंट को राइट अप करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है डिविडेंड और इंटरेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो यहाँ पे डिविडेंड जो दिया हुआ है, डिविडेंड हम दो जगह दिखाएंगे। डिविडेंड अगर हमने पेड कराए, डिविडेंड पेड कराए, तो प्रॉफिट बिफोर करते समय हम इसको ऐड कर देंगे और फाइनेंस एक्टिविटीज में माइनस कर देंगे, चाहे इक्विटी का हो चाहे प्रेफरेंस शेयर का हो। लेकिन प्रॉब्लम उस जगह आती है जब हमारे शेयर्स या डिवेंचर की अमाउंट में चेंज हो रहा है। शेयर्स आपके पहले 1 लाख के थे, अब 1,50,000 के, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको बेस मानेंगे। लिखा है इशू ऑफ शेयर एट द बिगनिंग, तो हमने बिगनिंग में इशू कर दिया, हमें तो 50,000 पे भी डिविडेंड पे करना है, तो 15,000 पे, यानी 1,50,000 पे 10% 15,000। अगर हमने शेयर इशू करा है एट द एंड, तो हम 1 लाख पे इशू करेंगे, 50,000 पे डिविडेंड पे नहीं करना है, तो 1 लाख पे ही 10,000 निकालेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन। और अगर बाय द वे क्वेश्चन में दे रखा कि मिड में कराएं, तो 1 लाख पे तो मिड तक निकालेंगे, और 50,000 जो हमने इशू कर दिए, 1,50,000 पे आफ्टर इशू, यानी अगर जो पीरियड लिखा है पीरियड बिफोर तो 1 लाख पे लगेगा, और पीरियड आफ्टर इशू 1,50,000। सपोज 30 सितंबर तक है इशू करें, तो सितंबर से पहले तक जो 6 महीने होंगे
उस पे हम 1,00,000 पे लगाएंगे और फिर सितंबर टू 31 मार्च 6 महीने होंगे, 6 मंथ, उस पे हम 1,50,000 पे लगाएंगे। ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशंस में। अब अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि कब शेयर इशू करें, तो बेटा ये माना जाता है कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर इशू करती है एट द बिगनिंग, तो इन 1,50,000 पे ही लगाएं, 1,50,000 पे ही लगाएं। अब बाय द वे कंपनी ने अपने डिबेंचर रिडीम कर दिए, रिडम्पशन कर दिया है, जो डिबेंचर का या शेयर का रिडम्पशन हो जाता है, तो उस पे हम रिडम्पशन के बाद हम डिविडेंड नहीं देते। तो अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन की डेट गिवन है बिगनिंग में, तो हमें केवल 1,00,000, हमें केवल रिडम्पशन से पहले पे ही रिडम्पशन जो होगा उस पर नहीं देना है। जैसे 2,00,000 के थे, 50,000 के रिडीम कर दिए, तो हम 50,000 के बिगनिंग में कर दिए, तो हम 50,000 पे डिविडेंड पे नहीं करना है, हम केवल 1,50,000 पे 10% लगाए। और अगर हमें रिडम्पशन ईयर के एंड में कराएं, तो हमें 2,00,000 पे ही लगाना है, 50,000 पे भी देना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चन पे ध्यान में रखिएगा कि रिडम्पशन की डेट गिवन है, उसको फॉलो करना है। अब क्वेश्चन में डेट ही गिवन नहीं है, तो रिडम्पशन कंपनी ईयर के एंड में करती है। ठीक है, 2,00,000 से 1,50,000 हो रहा है, 50,000 रिडीम हो रहे हैं, तो हम ही मानेंगे रिडम्पशन हमने ईयर के एंड में करा है, तो हमें रिडीम डिवेंचर पे भी या शेयर्स पे देना है इंटरेस्ट या डिविडेंड, उसको पे करेंगे, 2,00,000 पे भी पे करना है। तो यह ध्यान रखना, डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर डिबेंचर और शेयर से रिलेटेड पॉइंट है, अगर ये क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं और नहीं दिया तो बिगनिंग मानते हैं, और कम हो रहा है डेट के बाद नहीं है तो ये के एंड मानते हैं। इसको ध्यान में रखें, उसी पे कैलकुलेट करेंगे। ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस में, ट्रीटमेंट में वही 2 जगह होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स जिनको हम फिजिकली नहीं देख सकते, वो पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, गुडविल हो सकता है। अगर ये इंक्रीज हो रही है, बैलेंस शीट में करंट ईयर की मूव है, तो ये आप परचेजिंग कहलाएगी। इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेंगे, माइनस करेंगे। हमने परचेज करा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसको माइनस करें। परचेजिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, दैट में भी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। बट व्हेन दे आर डिक्रीजिंग, जब वो डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में हम मानेंगे ये राइट ऑफ हो रही है, तो एडजस्टमेंट में हम प्लस करें, एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे। ओके, इनटेंजिबल एसेट 100% आएगा, चाहे पेटेंट हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसेट से रिलेटेड। अगर आपकी फिक्स एसेट इंक्रीज हो रही है लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर, या डिक्रीज हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स की होती, अगर ये डिक्रीज हो रही है और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, तो हम टेंजिबल एसेट पे तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स होगा तो इसको हम राइट ऑफ करें। अब ये पॉइंट आता है कि टेंजिबल एसेट में अगर बाय द वे लैंड है, बिल्डिंग है, और ये आपकी अमाउंट डिक्रीज हो रही है, जैसे पिछले साल 2,00,000 है, इस साल 1,80,000 है, कम हो रही है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सेल मानेंगे हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेंगे सेल, डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ये फर्नीचर है, मशीन से, प्लांट है और डिक्रीज हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो उसको डेप्रिसिएशन ट्रीट करें। ओके, अब ऊपर भी पॉइंट गिवन है, नीचे लैंड एंड बिल्डिंग, वो प्लांट एंड मशीन के ऊपर दिया हुआ है, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना के ही आपको हिडन इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस को डेबिट लेंगे, क्लोज बैलेंस को क्रेडिट लेंगे, सेल को क्रेडिट साइड में बाई बैंक से दिखाएंगे, डेबिट साइड में परचेज दिखाएंगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट करेंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट करेंगे। बैलेंस फिगर अगर क्रेडिट साइड में आ रही है बैलेंस, तो या तो डेप्रिसिएशन होगा या लॉस होगा, और अगर डेबिट साइड में आ रही है तो ये परचेज होगा
या प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या होगा। ओके। अब ये हमारे बहुत अच्छे पॉइंट थे जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। एक और पॉइंट है कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट को हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज मानते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इनफ्लो है, प्लस करेगा। अगर डिक्रीज हो रही है तो ये माइनस है। दूसरा पॉइंट आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान से सुनिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को जनरली बच्चे करेंट लायबिलिटीज मान लेते हैं कैश फ्लो में भी, और ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस करते समय एडजस्ट करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। अगर ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम और लोन ले रहे हैं, तो ये प्लस करेंगे। और डिक्रीज हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट। और तो ये हमारे जो पॉइंट थे कैश फ्लो से रिलेटेड पॉइंट थे। अब कैश फ्लो में आने की संभावना क्या है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में। अब इसमें हो सकता है कंप्लीट क्वेश्चन पुटअप कर लें, पूरा पॉइंट बन लें। हार्डली 10 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे इसमें। हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछें या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2 पार्ट में पूछ लें। ओके। तो ये हमारी, अगर ये वीडियो जब भी आपको सक्सेस होगी जब आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें केवल रिव्यू है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें है आपका कहते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के ऊपर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चंस आता है इसमें रेशियो एनालिसिस में। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, कोई सा भी रेशियो पूछा जा सकता है, कोई सा भी रेशियो पूछा जा सकता है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि रेशियो का आपको फार्मूला पहले लिखना है। इसके बाद आप अगर जो कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट में बच्चे क्या करते हैं, डिजिट डिजिट ऐड कर लेते हैं। नहीं, आपको अमाउंट और नेम दोनों लिख के दिखाना है। वर्किंग नो फुल फ्लैश शो करनी है, क्योंकि रेशियो में जो मार्किंग होती है 3 स्टेप पे होती है। पहले फार्मूले पे मिलता है, अगर फार्मूला सही है मार्क्स मिलेगा। दूसरी कैलकुलेशन चेक होती है, उस पर मिलेगा। जो आपने वर्किंग में कैलकुलेशन निकाली है, करंट एसेट कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, या इक्विटी का आपने कैलकुलेट करा, उसको भी चेक होती है वर्किंग नोट। इसके बाद आपकी जो है कैलकुलेशन जो आपने निकाला रिजल्ट, उस पे आंसर दें। तो अगर आपको रेशियो कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, रिजल्ट रॉन्ग हो जाता है, नो प्रॉब्लम, आपके फार्मूले पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और कैलकुलेशन उस डिजिट तक करना है, कैलकुलेट जहाँ तक पॉसिबल हो आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कंप्लीट बिल्कुल स्मॉल डिजिट में निकाल रहे हो, रॉन्ग हो गया। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर 30.20 आपको आ रहा है, 30.20 रहने दीजिए, 3.2 मत करिए। 30.20 अगर आप कर सकते हैं तो 30.20 उसको काटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपने काटा नहीं, रिजल्ट पे मार्क्स मिलेंगे और गलत हो जाएगा। तो रेशियो में आप ध्यान रखिएगा, फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और फार्मूले कोई से भी आ सकते हैं, रेशियो के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। डेब्ट टर्नओवर रेशियो आता है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो आ सकता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो आ सकता है, करंट रेशियो पर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, करंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, कुछ पॉइंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके। अब एक चैप्टर्स और है आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के ऊपर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया दिया होता है। आपको केवल कंपेयर करना है कंपैरेटिव और कॉमन साइज। कंपैरेटिव जब आप करेंगे, कंपैरेटिव, तो आप प्रीवियस ईयर से अपनी करंट ईयर को कंपेयर करेंगे। चेंज निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, चेंज इन डिजिट, और एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, आप जब फॉर्मेट बनाएंगे तो करंट ईयर का कॉलम पहले रखना, प्रीवियस ईयर का बाद में रखना, फिर एब्सोल्यूट चेंज और चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में केवल फिगर देखनी है, और परसेंटेज में निकालेंगे चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। कैसे?
आपके पास टोटल एसेट दे दी, टोटल एसेट दे दी। अब इन्होंने करंट लायबिलिटीज दे दी, करंट लायबिलिटीज दे दी इन्होंने आपसे, करंट लायबिलिटी दे दी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दे दी, नॉन करंट लायबिलिटीज। आपको इक्विटी निकालना पड़ सकता है, इक्विटी आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही इधर के पॉइंट दे दिए, लायबिलिटीज के पॉइंट दे दिए, तीनों पॉइंट, और उधर केवल फिक्स, केवल नॉन करंट एसेट दे दिए। तो आपको करंट एसेट बैलेंस शीट फिगर से निकालना, इस पे ध्यान रखना, इसमें मिसिंग फिगर आपको निकालनी पड़ सकती है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट में आपके जो एमसीक्यू आते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं करना है, 5 मिनट देना है। और आपका जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट है, इसमें हार्डली आपको 10 मिनट्स, हार्डली 10 से ज़्यादा नहीं देना है, और 15 मिनट आपको उसको देना है, ठीक है। तो आपको ये 45 मिनट्स से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। अगर 45 मिनट से कम ही करना है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका पेपर छूट जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। सेक्शन बी को हार्डली और मैक्सिमम 45 टाइम्स देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब दूसरा जो चैप्टर्स है वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर में 2 चैप्टर हैं, इशू ऑफ डिबेंचर और एक है रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपकी जो 4 पॉइंट हैं, जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं, क्वालिटी सिक्योरिटी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो सकता है। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3-3 नंबर के। इशू ऑफ से अदर कंसिडरेशन देन वेंडर, ये पॉइंट आपके आ सकते हैं, आपको सिर्फ एंट्री करनी है और कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप वेंडर को इशू करेंगे तो आपको कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके बेसिस पे गुडविल और जनरल रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिजर्व को फाइंड आउट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, जब कंसिडरेशन दे रखा है, एसेट की वैल्यू दे रखी है, तो गुडविल, और किस केस में गुडविल आएगा, किस केस में कैपिटल रिजर्व आएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। और क्वालिटी सिक्योरिटी को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, डिबेंचर का जो सेकेंड पार्ट है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, इसमें आप जो आपका आएगा क्वेश्चंस, इसमें आपसे अकाउंट पूछे जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है आपकी अकाउंट की, कि डिबेंचर अकाउंट पूछा जा सकता है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूछा जा सकता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पूछा जा सकता है। तो आपको वेल प्रैक्टिस इसकी है, पिछले वीडियो में आपको बताई थी। हाँ, इसमें आपके अकाउंट पूछे जा सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 6 का नहीं, 7 या 8, 7 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। और 10 नंबर का आ गया तो कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ की वेल प्रैक्टिस है, आपकी जब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का हो सकता है। इशू और डिबेंचर भी कर रहे हैं तो इशू की 2 एंट्री करेंगे, फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे, उसकी एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, अमाउंट ड्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे, और लास्ट में जनरल को क्लोज करेंगे, सॉरी डिबेंचर रिडम्पशन ईयर को क्लोज करेंगे। तो इसमें अकाउंट की ज़्यादा संभावना है आने की, पॉसिबिलिटी कि अकाउंट, कोई से भी अकाउंट पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट। बस इन डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट में आप देख लेना कि पोस्टिंग आपकी स्टार्टिंग होगी बाई P&L, बाई सरप्लस P&L अप्रोप्रिएशन से, और राइट ऑफ होगी यानी कम होगी या ट्रांसफर होगी, वो आएगी कैपिटल रिजर्व से डेबिट साइड में, ओके। अब कितना हमें ट्रांसफ़र करना है, जब कंपनी प्रोपोर्शनेट करती है तो हम पूरी अमाउंट एकदम क्लोज नहीं करते हैं, बल्कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट को कैपिटल ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं। जी, आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसकी। अब आपके पॉइंट आते हैं शेयर्स के ऊपर। शेयर्स में जो क्वेश्चंस आपके आता है, शेयर्स में आपका ओवर सबस्क्रिप्शन हो सकता है। ओवर सबस्क्रिप्शन क्या होता है? 10,000 इशू करें, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए, तो हम एप्लीकेशन तो पूरी रिसीव करेंगे, और जितनी ज़्यादा है क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे कि अगर रिफंड कर रही हैं तो रिफंड को कर दीजिए, रिजेक्ट कर रही हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरी एंट्री में ट्रांसफर करते समय कर लेना। अगर रिजेक्टेड कर दिए तो से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, और अगर एडजस्टेड कर लिए, रिटेन कर लिए टू।
अब इसके बाद आपका जो आता है फॉर फीचर। फॉर फीचर में ध्यान रखिएगा कि फॉर फीचर कैसे करते हैं, कब करेंगे। तो ये ध्यान रखना किस कॉल के बाद फॉर फीचर हो रहा है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालते समय। मान लो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉर फीचर हो रहा है, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी अप टू द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अगर सेकंड एंड फाइनल के बाद ड्यू फॉर फीचर हो रहा है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल तक की अमाउंट को शेयर कैपिटल में हम डेबिटेड करेंगे बस। इसके बाद अब रीशू होते हैं। तो रीशू जब करते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रीशू एट फुल्ली लिखा हुआ है तो फुल अमाउंट लेंगे, और रीशू फुल्ली नहीं लिखा हुआ है तो कॉल्ड अमाउंट लेंगे जिसमें हमने शेयर का फॉर फीचर करा है। किस कॉल के बाद हम रीशू कर रहे हैं वहाँ तक की अमाउंट को हम कॉल्ड अप मानते हैं। बाय द वे सेकेंड कॉल अभी कॉल नहीं की है कंपनी ने, फॉर फीचर के बाद रीशू भी कर रही है सेकेंड कॉल से पहले, तो कॉल्ड अमाउंट में सेकेंड कॉल की अमाउंट को ऐड नहीं करेंगे। अब शेयर्स के ऊपर जो पॉइंट आपके आ सकता है, प्रोराटा पिछली बार नहीं आया था, प्रोराटा की संभावना ज़्यादा है। सिंपल सा प्रोराटा हो सकता है, या उन्होंने प्रोराटा की 3 केसेस दे दिए तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक में तो क्या होगा पूरी फुल्ली हो जाएगा, दूसरा का रेशियो अलग होगा, तीसरे का। तो प्रोराटा का क्वेश्चन ज़रूर होगा टेबल, लेकिन आपका जो शेयर का फॉरफीचर आप कर रहे होंगे अनपेड होगा, वो आपका एक तो फुल्ली में आ जाएगा तो प्रोराटा तो हुआ ही नहीं वो। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भी हमने आपको अपनी शेयर्स के वीडियो में भेज रखा है, इशू ऑफ शेयर्स में, ठीक है। अब आपका जो पॉइंट आता है कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट पूरी बनाने को नहीं आती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसमें से हार्डली 5 या 10 पॉइंट दे दिए जाएंगे आपको सिर्फ पोस्टिंग करना है, बैलेंस शीट ही रिप्रेजेंट करनी है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हार्डली 10 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे, जैसे शेयर कैपिटल दे दिया, फॉर फीचर दे दिया, कॉल सिनेरियो दे दिया, वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, तो आपको इंटेंजिबल एसेट्स दे दी, तो आपको केवल ये पोस्टिंग करनी है, कहते हैं मेन पॉइंट और सब पॉइंट में आपको बैलेंस ही रिप्रेजेंटेड पूछे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 10 पॉइंट है आपके 4 पॉइंट सही हो गए, 4 पे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि पूरी बैलेंस, और बैलेंस शीट का टोटल नहीं करते हैं जब रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी बैलेंस शीट मिली नहीं मिली, बैलेंस शीट का टोटल नहीं, केवल रिप्रेजेंट करना है आपको, 10 पॉइंट थी रिप्रेजेंट करना है, और लिखा प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है। तो टोटल बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि आपका कैश फ्लो का क्वेश्चंस अगर आता है तो वो बैलेंस शीट फॉर्म में ही दिया होता है, ठीक है। तो इसकी संभावना पॉसिबिलिटी कम है कंप्लीट बैलेंस शीट की, ओके। तो ये हमारा जो है शेयर्स चैप्टर्स और कैश फ्लो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताए हैं। और अगर आपके शेयर में प्रॉब्लम है, शेयर की हमने वीडियो बना रखी है, डिबेंचर की बना रखी है, कैश फ्लो की वीडियो बना, उस वीडियो को देखें, ये केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसका एक्सप्लेनेशन है, ओके। पार्टनरशिप की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और उसके एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ओके।